नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रू टॉक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में। आज हमारा एपिसोड नंबर 3 और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे शख्स, मंत्रालय की ना कि वो एक मंत्री रहे बल्कि उन्होंने मंत्रालय को, हिमाचल सरकार को एक नई दिशा दी। आज है हमारे साथ परागपुर के एमएलए विक्रम ठाकुर जी। नमस्कार सर। सर मैं आपको ठाकुर साहब बोलूं या फिर सर बोलूं? चलेगा, ठाकुर साहब थोड़ा एक वजन है हमारे हिमाचल का। तो सर एक्चुअली आप हमें बताइए एक बात, आपका जो बचपन से लेके ये जो आपने फेम नेम बनाया, अपना इतनी पावर बनाई आपने, यहाँ तक की जर्नी, आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन कहाँ बीता, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? बड़ी लंबी और अजीब कहानी है। शुरुआती दौर बड़ा दुखदाई और दर्द भरा रहा है। मैं बड़ा छोटा था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं 4th क्लास में पढ़ता था और उसके बाद पूरा अगला जीवन जो है वो माताजी, जो मेरे माताजी थे वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो डीबीएमपी नंगल में एक वार सर्वेंट के रूप में काम करते थे। वहीं से सारा शुरुआत दौर हुआ है और उसके चलते चलते मेरी ग्रेजुएशन ऊना में एसवीएसडी कॉलेज बटोली है, वहां से हुई है। मैंने बीएड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से की है। गरीबी के दौर से गुजरे हैं, हम 2 भाई हैं और उस दौर में यह भी मालूम नहीं था कि ये परिस्थितियां बनने वाली हैं। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। फिर मैंने 1988 में नेशनल फर्टिलाइजर ज्वाइन किया। वहां पर मैं भारतीय मजदूर संघ में काम किया और मैं भारतीय मजदूर संघ में मैंने 98 तक काम किया। और इसके चलते चलते जिस क्षेत्र में आप लोग बैठे हैं, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पहले जसवा था, अब इसका नाम जसवा परागपुर है। मेरे साथ के आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री सुरेश चंदेल जी, ये लोग हमारे थोड़ा थोड़ा सीनियर्स थे। इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और जसवा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था यहाँ पे कभी भी कोई एमएलए मूल रूप से जसवा का नहीं हुआ। यानी हालात ये थे कि अगर एमएलए की मृत्यु हो गई तो उसको लकड़ी डालने के लिए भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ता था। और उन्हीं दिनों के अंदर मेरी मुलाकात, क्योंकि मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे, उनके साथ हुई और मैंने उनको ये सारा बताया कि हम ऐसे विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि वहां से कोई व्यक्ति आए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका नाम नीचे से आएगा तो इसके बारे में चिंतन करेंगे। और 98 में आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया और उसके बाद मुझे 98 में टिकट मिला। मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। और 98 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और मैं चुनाव हार गया। और श्रीमती विप्लव ठाकर यहाँ के बड़े कदावर नेता थी और उसके बाद लगातार, यानी आज तक मैं 4 बार यहाँ का एमएलए बन गया हूँ। डिलिमिटेशन हो गई तो जसवा परागपुर बनने के बाद 3 बार और जसवा में 1 बार, 4 बार मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। गरीबी का दौर देखा है, माता को लोगों से पैसे मांगते हुए देखा है, किस तरीके से माँ ने जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कभी माँ ये महसूस नहीं होने दिया कि इसका बाप नहीं है। तो उस दौर में से गुजरते गुजरते आज हम यहाँ पहुंचे। तो सर, जैसे आपके रिसर्च के दौरान हमें कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ रिसर्च में ये मिला कि यू हैव हैंडल्ड 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्रियल, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें सर पॉलिसी वाइज आपने क्या क्या चेंजेस, जो आपके आने से पहले या आपके आने के बाद, क्या आपने मेजर चेंजेस देखे जो आपको लगे लाइकलीहुड है सबके लिए इन टर्म्स ऑफ योर राजनीतिक जीवन में? केवल एक ही बार मौका मिला है सरकार में एमएलए बनने का, नहीं तो मैं ओपोजिशन में बनता रहा हूँ, अभी भी ओपोजिशन में।
तो उस समय मुझे मौका मिला और मेरे पास, जैसे आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ये जो इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो मिला, वहां पर काम करने का मौका मिला। और इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ये दोनों जुड़े हुए महकमे थे, इसलिए इनमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। आपके ध्यान में रहे कि इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ। श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ और 95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जिन लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। बहुत से लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री लगाई। 95,000 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि वो 95,000 करोड़ जमीन पे आ गया, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे उस समय इंडस्ट्री लगाई। हमने प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल दिया जिसके कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए। हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यही है कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सरकारी नौकरी सबको मिलेगी, ये बड़ा मुश्किल है। तो उसी संदर्भ में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने के बाद यहाँ पर एक मौका मिला कि 2 मौके मिले, एक यहाँ पे ब्लड ड्रग पार्क का और एक मेडिकल डिवाइस पार्क का। मेडिकल डिवाइस पार्क जिस समय मैं मिनिस्टर था तो हमने कंपटीशन लड़ा, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा 3 या 4 मेडिकल डिवाइस पार्क लगे, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ब्लड ड्रग पार्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 लगे, उनमें से एक जो है वो हिमाचल प्रदेश में ब्लड ड्रग पार्क मंजूर हुआ, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अभी वो मैं ये कह सकता हूँ प्रिलिमिनरी स्टेज में है, जब सरकार की सुस्ती के कारण से धीरे चल रहा है। तो हमने 5 वर्षों के अंदर ये एक कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो 5 वर्ष गुजरे हैं, अगर आप किसी बड़े इंडस्ट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उनको ये लगता है कि एक अच्छा समय वो था जिस समय भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। यहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लगातार काम करते रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि ये जो अभी इलेक्ट्रिकल बसेस का दौर अभी शुरू हुआ है, हमारे जमाने में शुरुआती दौर था, हमने कोशिश की थी उस समय कि कुछ जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे लाए जाए, बस अड्डों को बड़ी बढ़िया बनाया जाए, और उनके लिए भी मॉडर्नाइज बस अड्डे जो है वो उस समय हम लोगों ने तैयार करवाए। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी प्रदेश होने के कारण से केवल और केवल परिवहन बस जो है वही एक यहाँ का साधन है। हमने जो कोशिश की है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो परिवहन विभाग में दें, और मुझे लगता है हमने एक अच्छा दौर 5 वर्षों के अंदर गुजारा है। जी सर, बिल्कुल। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, आज के टाइम पे आप हिमाचल में देख रहे हो हर जगह भूस्खलन हो रहे हैं, हर जगह पहाड़ियों में कहीं ना कहीं पे दरारें आ रही है, बारिश, बादल फट रहे हैं, ये फट रहे हैं। ये बेसिकली आप देख रहे हो हिमाचल में कुछ 4-5 से 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये नेचुरल है या आपको लगता है इसके पीछे जो हमारी डेवलपमेंट है, कुछ 4 लेन या कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ इंसान या ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपको क्या लगता है? इसी तौर से आपका बिल्कुल बहुत सटीक बात कही है आपने। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछले 3-4 वर्षों के अंदर जो हालात बने हैं, उन हालात को बनाने में हम लोगों का ज्यादा रोल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार इलीगल तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है। अभी आप 2 महीने पहले पंडोर डैम के बीच में कई टन लकड़ी बहकर जो है वो जंगलों से यहाँ आई है, तो कौन कर रहा है उसको? सरकार का संरक्षण है। आज तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, आज तक किसी के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिस समय कहीं की डेवलपमेंट होती है, मान लीजिए आप कहीं रोड बना रहे हैं, रोड बनाते समय ये भी कहा जाता है उनको कि जो जहां से निकलेगा उसको डंप कहां करना है। हम अनसाइंटिफिक वे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये 2 कारण हैं इसके, उसी के कारण से हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार की त्रस्त आ रही है। एंड सर, रिगार्डिंग जो भी हमारा डिस्कशन हुआ इंडस्ट्रियल, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है हिमाचल में, सर देयर वाज अ टॉपिक कि धर्मशाला इज कन्वर्टिंग टू अ एसईजी जोन, जो कि आज से 4-5 साल पहले या स्मार्ट सिटी बनेगा। सो स्मार्ट सिटी सिर्फ वहाँ पे जो आप इंफ्रा दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, या उसको आप किस तरह से देखते हो कि इट हैज टू बी कि एमएनसीज आके इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को, हम जैसे लोगों के या युवाओं को जॉब्स मिले, जैसे कि आपका पंजाब या गुड़गांव या उस तरह से? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट हिमाचल गेट इनटू दैट जोन
निश्चित तौर पे जिस समय स्मार्ट सिटीज के विषय में आप बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी के विषय में जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है, उसने जो स्मार्ट सिटी के जिस कंसेप्ट को स्टेट्स के अंदर भेजा है, मुझे लगता है हम उस कंसेप्ट के ऊपर पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रहे हैं, कहीं कोई चीज नहीं जरूरी है उसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, और कई बार तो ये भी लगता है कि हम कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जब हम अभी धर्मशाला में जाएंगे या शिमला में जाएंगे, 2 स्मार्ट सिटीज हमें मिली है जी। आम व्यक्ति के जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ पग उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहां तक आप ये बोलिए कि अल्टीमेटली वहां पे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, वहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, वहां पे कोई बड़ी तरीके की बात आएगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ आप जैसे लोग जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इस प्रकार का काम भी स्मार्ट सिटीज के अंदर होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे रोजगार मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो आपने बोला है, जबकि मैं तो एक गांव के रहने वाला व्यक्ति हूं, स्मार्ट सिटीज के अंदर जिस प्रकार से, जिस सोच से सरकारों को काम करना चाहिए, उस ओर हम लोगों को बढ़ना है। सर, आपने एक टूरिज्म वर्ड अभी जो आपने बोला है, आपको, मुझे या आपको, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है, वैसे तो आपको लगता है हिमाचल टूरिज्म, जितने ऑप्शन हिमाचल में हैं, ब्यूटी या स्कोप टूरिज्म को, आपको लगता है हिमाचल सरकार टूरिज्म को प्रमोट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? आपको क्या लगता है? जिस समय सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों में टूरिज्म को लेकर उसको बढ़ावा देने की बजाय हम उसमें जिस समय राजनीतिक जो एंटर कर देते हैं या राजनीति को बढ़ावा देते हैं, उस कारण से जो मेन हमारा पक्ष है वो कमजोर पड़ जाता है। मान लीजिए मैं मंत्री हूं, मैं टूरिज्म को देखता हूं, तो टूरिज्म जहां है वहां हो, यह नहीं है कि टूरिज्म मेरी ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। जिस समय हम इस प्रकार की सोच से चलेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है इसका नुकसान होगा, और हिमाचल को हो रहा है। मैं लगातार विधानसभा के अंदर, अभी पिछली बार मेरे मित्र हैं बाली जी जो इसके चेयरमैन है, मैंने वहां भी उनको बोला है ये सारी बातें कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो स्थान सचमुच में टूरिज्म के लिए डेवलप होने चाहिए, वहां पे काम करिए ना। ठीक है, मुझे अपना विधानसभा क्षेत्र भी देखना है, मुझे वोट बैंक भी देखना है, लेकिन मेरा वोट बैंक हावी हो जाए मेरी पॉलिसी के ऊपर तो वो गलत है। एंड सर, एक कंट्रोवर्सी विमल नेकी से रिगार्डिंग आपकी चलती है सर, उस रिगार्डिंग आप थोड़ा सा, because whatever we gathered from Google, सब forums में different informations हैं, so we want to hear it from the horse's mouth कि exactly sir वो exactly scenario या वो चीज क्या है जिसके कारण वो इतना controversial। That is not misunderstanding। वो तो शायद मेरे ध्यान में है कि विमल नेगी जी की बात और उस पेखू बेला प्रोजेक्ट की बात केवल और केवल मैंने सबसे पहले उठाई थी जी। आज भी मेरी आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी। मैं ये कहता हूं कि अब विमल नेगी जी की बात कर रहे हैं तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करनी पड़ेगी। एक प्रोजेक्ट लगा है हिमाचल प्रदेश के अंदर 220 करोड़ का 32 मेगावाट का पेखू बेला में, जो आज की तारीख में पूरे का पूरा डूब गया है। 220 का प्रोजेक्ट डूब गया यानी डूब गया, पानी में डूब गया, वहां पानी इतना खड़ा है। वो 220 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है। गुजरात के अंदर सेम प्रोजेक्ट 35 मेगावाट का 140 करोड़ में लगा। अब मैं पूछता हूं कि भाई ये इतना डिफरेंस क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो डीपीआर 15 दिन के अंदर बनी उसको रीचेक क्यों नहीं किया गया? मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो ऊंचाई उस पावर प्रोजेक्ट की रखनी चाहिए थी वो ऊंचाई क्यों नहीं रखी गई, जिसके कारण से आज वो डूब गया। उसके लिए आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है, हमने ड्रेन ही नहीं बनाए हुए। साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कारखाना है, वहां के जो ड्रेन है उन ड्रेन्स को यूज किया गया सोलर्स के लिए। आज सोलर प्लांट पूर्ण रूप से डूब गया। उसी प्लांट के साथ जुड़ी हुई कड़ी विमल नेगी एक ईमानदार अफसर थे, और उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां जहां डिस्टर्बेंस थी, गड़बड़ थी, टेक्निकली गलतियां थी, और सरकार का पक्ष ये था कि ठेकेदार को उसकी जो कीमत बनती है वो उसकी कमियों को ना देखते हुए पे कर दी जाए, और नेगी जी इसके खिलाफ थे। और उसी विभाग में काम करने वाले आईएएस ऑफिसर वो उनको प्रेशर देते थे कि ये बिल इनके क्लियर करो, इसलिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसी कारण से
उनकी संदिग्ध मौत हुई है, उसको मैंने उठाया है कि विमल नेगी के साथ धक्का हुआ है। अभी मुझे ये संतुष्टि है कि वो जो विमल नेगी जी की हत्या का मामला है उसको सीबीआई देख रही है। लेकिन मेरे जो प्रश्न है, मैं जो बोला था, जो आज से मैंने 6 महीने पहले बोला था कि वहां पे घपला हुआ है, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा टेक्निकली गलतियां, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज पूरे का पूरा प्लान डूब गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि ठेकेदार और सरकार आपस में मिले हुए हैं, पैसा खाया गया है, जिसके कारण से सारे के सारे लोग चुप। इसलिए विमल नेगी जी के साथ धक्का हुआ है। विमल नेगी जैसा अफसर, और ये इस प्रकार के धक्के कई जगह और होने वाले हैं। बहुत से ऐसे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की बो है, और इसको बार बार उठाया गया है, विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के अंदर भाई भतीजावाद, मित्रवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सही चीजों को सही नहीं बोल पा रहे और हर जगह पे गलती करते जा रहे। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जितना अभी की ये सरकार, आज की सरकार, एक अपोजिट सुख सरकार, उनकी माइंडसेट, मतलब आपको क्या लगता है उनका माइंडसेट क्या है कि ये हमारा लास्ट है, तो हम फॉर एग्जांपल हम लोन लेते जाएं, ये सब चीज़ें करते जाएं, बाद में जो अगली सरकार आएगी वो देखेगी। तो आपको क्या लगता है कि वो आने वाली सरकार में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है लोन का या डेवलपमेंट का या चीज़ों का, या फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, राजनीति में ऐसे ही प्रोसेस होता है? ये विषय मेरी स्टेट का है और मुझे जो दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन के 27 वर्षों में पहली बार इतना निम्न स्तर की सरकार देखी। पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है। पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आज कुछ बोलते हैं और कल को पलट देते हैं। इस सरकार के अंदर जितने भी लोग मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बहुत कम लोग अपने अपने विषयों पे मैच्योर हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी विजन के साथ चल रहे हैं। कर्ज उठाना हिमाचल प्रदेश की मजबूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन कर्ज लेके घी पीना तो गलत है। इसलिए कर्ज जिस चीज के लिए चाहिए वो मानता हूं, लेकिन आप अपने मित्रों दोस्तों के लिए कर्ज लेके पैसा उड़ाएंगे तब तो गलत होगा। जब आप 220 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें इतना बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है तो पूरी स्टेट के अंदर क्या हालात हो। इसलिए मैं ये मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री अनुभवहीन है, उनको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो अपने जीवन में कभी मंत्री नहीं बने, कभी चेयरमैन नहीं बने, सीधे ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। यही कारण है कि ये जो स्टेट हमारी जो है वो पीछे जा रही है। आज स्टेट का मजाक उड़ रहा है, आज स्टेट के बारे में बड़े बड़े चैनल्स हिमाचल प्रदेश का मजाक उड़ाते हैं। कभी समोसे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी और जो सरकार है, ये केवल और केवल लोग उनको बुरा नहीं बोलते। आज तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो छवि जो है वो जो है हमारी बिगड़ गई है। बाकी लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनको ये लगता है कि ये अनुभवहीन सरकार चली हुई है। और मैं तो कई बार मजाक में बोल भी देता हूँ कि कांग्रेस के अंदर, सेंटर के अंदर हमें राहुल गांधी चाहिए और हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहिए। इसके बाद ये इनका जो है वो बिल्कुल जो है वो खात्मा हो जाएगा। सर मतलब बेसिकली आपको बोलने का मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था हिमाचल के अंदर, तो उन्होंने उनको लास्ट ऑप्शन में सुक्खू जी को सीएम बनाना पड़ा। तो ये आपका मतलब ये? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सरकार का अपना मसला होता है, पार्टी का अपना मसला होता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन मुख्यमंत्री विजनरी हो, मुख्यमंत्री उन चीजों के बारे में चिंतन करे। हम अपने समय के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, उसका कितना रिजल्ट आया कितना नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले जो है वो पैसा खा रहे हैं। जब आपकी सोच ये है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में केवल पैसा खा रहा है, आप इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपका विजन ही ये है। जब आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये गड़बड़ करते हैं, आप किसी विजन को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास जाइए ना। आपके पास टूरिज्म इतना बड़ा सेटअप है, इंडस्ट्री की बात मैंने आपको बताई है। मुझे पिछले 3 वर्षों में एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताए जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके आए हैं जिसके कारण से लोगों को रोजगार मिले। तो इसलिए ये जो फैसला कांग्रेस का हुआ ये गलत हुआ। अब जबकि वो मुख्यमंत्री के नाते मैं बड़े आपसे कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मित्रता दोस्ती के अलावा अगर राजनीतिक परिपक्वता की बात देखी जाए तो वहां पर वो फेल है।
तो साथ में मित्रता दोस्ती से ज्यादा आपके लिए आपके राज्य आपके लिए मैटर करता है। बिल्कुल 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 स्टेट आपके लिए मैटर बिल्कुल बिल्कुल आपके लोग जनता। सर एक रीसेंट क्रिटिसिज्म अभी भी चल रहा है पंजाब हिमाचल, जहाँ पे हमारे हिमाचल की पब्लिक प्रॉपर्टीज लाइक HRTC बसेज, पीपल हु आर इन पंजाब, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो एक वो हेट्रेड सा शुरू हो गया है कि पंजाब कैन नॉट कम टू हिमाचल, हिमाचल गाइज कैन नॉट स्टे इन पंजाब। तो आप उस चीज को, बिकॉज ये सब इस दौरान हो रहा है, इस सरकार के दौरान, तो उस चीज को अगर आपको देखना है कि अगर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस क्रिटिसिज्म क्या, उस सिचुएशन को कैसे इनको हैंडल करना चाहिए था सर, बिकॉज वो रियल टाइम पे काफी इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से जी मैं ये मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के लिए प्रायोरिटी है। जी सर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। दूसरी स्टेट से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर अगर खालिस्तान की बात करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जो दूसरे को चुभेगी, तो मुझे ऐसा लगता है उस कारण से इस प्रकार के विषय बीच में आए हैं। हम तो भाई भाई हैं, पंजाब और हिमाचल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है और हम लोगों की ऐसी सोच भी नहीं है, लेकिन कुछ तत्व इस प्रकार का काम करते हैं जिसके कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। मुझे लगता है गवर्नमेंट के लेवल पे इन सारे बातों को रखना चाहिए और मुझे सोल्यूशन भी इसका निकलेगा। ऐसा भी नहीं है इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण से ये प्रॉब्लम जो है वो है। सर हमारे हिमाचल से बाय इलेक्शन कैंपेनिंग जो था उसकी स्ट्रेटेजी इंचार्ज आपको बनाते हैं मोस्टली बीजेपी जब भी रहता है, तो हमें वही जानना था कि हम आपका जो वो क्या चीज है ऐसी जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी पार्टी आपको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंचार्ज बनाती है, तो आपका क्या रोल रहता है मोस्टली? ऐसा है, अब हमारा जीवन, मैंने आपको बताया 27 वर्षों से मैं राजनीति के अंदर हूँ। मैं राजनीति में कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। हमारे घर में तो कोई पंच नहीं बना, व्यवहारिक परिस्थितियां कैसी थी वो मैंने आपको बताई। तो उन परिस्थितियों में से जो व्यक्ति उन चीजों को देखकर राजनीति के अंदर आता है, फिर पार्टी के अंदर भी एक सोच बनती है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को कहां पे लगाया जाता है। पार्टी ये ड्यूटी देती है, पार्टी को लगता है ये मैच्योर पॉलिटिशियन है हमारे, इसको वहां पे इंचार्ज बनाएंगे तो हमारा काम अच्छे तरीके से चलेगा। और बीइंग ए मिनिस्टर इंचार्ज बनाते ही हैं। और ज्यादातर जब जिला कांगड़ा की बात आएगी, जब हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात आएगी, तो मैं यहाँ से था, मंत्री सीनियर मोस्ट में था, तो इसलिए मेरे को कई बार ये बोला जाता था कि ऐसा है, हम निचले स्तर से उठकर आए हैं, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन कैसे लड़वाया जाता है, यही काम वहां पे करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, पार्टी को लगता है कई बार कि ये व्यक्ति काम को सही तरीके से कर सकता है, तो मेरी ड्यूटी लगती है। सर 2027 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, पहला तो ये है कि हमारा मिशन यही है कि कांग्रेस यहां से जाए। कांग्रेस झूठ बोल के राजनीति के अंदर पिछले चुनाव में जीती है। महिलाओं को कहते 1500 रुपया देंगे, बिजली आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, ये 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, इस प्रकार की बातें बोलकर आए हैं। इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। तो एक तो पहला काम कांग्रेस की सफाई है, और उसके बाद स्टेट अच्छे तरीके से चले। जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिन चीजों के कारण से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो जिस समय हम अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम ये चीजें दें। हम कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये सच्चाई है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट सभी को नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चों को कैसे हमने वो जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है। टूरिज्म यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, उसको किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। एक बात आपने बोली कि टूरिज्म में आज की तारीख में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे स्थान हैं, वहां स्विट्जरलैंड भी फेल है। उन स्थानों को आम जनमानस तक पहुंचाना, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हम लोग। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, हिमाचल आगे बढ़ सके। और जो हिमाचल के अंदर हम कर सकते हैं, चाहे वो जड़ी बूटियों का विषय है, चाहे वो आपकी फसल है, जैविक खेती जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक खेती जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरफ उसका बढ़ावा दिया जाए। मुझे लगता है बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से हिमाचल आगे बढ़ सकता है, हिमाचल अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अपने विजन डॉक्यूमेंट में हम इन सारी चीजों को ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप एक बहुत ही सीनियर नेता है बीजेपी के,
तो आपका आगे का जो आपका आपने कभी सोचा हो कि आप 2027 मे बी 27 फिर उसके आने वाले टाइम पे हिमाचल से चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन फाइट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी के अंदर जो पार्टी हाईकमान है वही डिसाइड करता है किसको क्या बनना है। हम तो पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। हमें जो जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे, लेकिन ये जिम्मेवारी हम खुद नहीं कर सकते। हमारा कोई दावा नहीं है कि हमें ये बनना है। हमें पार्टी बनाएगी, पार्टी जो हमें बोलेगी वो हम करेंगे। बट आई एम श्योर सर आप जल्दी ही सीएम की शपथ जरूर लेंगे जितने आप सीनियर हैं। चलो ये तो आप बोल रहे हैं, मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे ये प्रथा नहीं है, हमारे इस प्रकार से होता नहीं है। हमारे जो पार्टी हाईकमान करता है उसी के अकॉर्डिंगली काम चलता है। सर क्लोजिंग स्टेटमेंट, जैसे कि हम आए ऑल्सो मतलब यहीं पे हम पैदा हुए बड़े हुए, थोड़ा बहुत जितना राजनीति जानते हैं सर, इम्बैलेंसिंग क्यों रहती है सर? 5 years कांग्रेस, 5 years बीजेपी, 5 year कांग्रेस, 5 year बीजेपी, एज पर योर एक्सपीरियंस सर, इतना आपने टाइम निकाल दिया है राजनीति में, और क्या आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड चाहे वो 27 हो 32 हो, एक स्टेबिलिटी या एक कॉन्टिन्यूटी किस तरह से मिल सकती है एक पार्टी को? हम इस बार 0.7% वोटों से हिमाचल प्रदेश में हार गए। 0.7% वोट कम है बीजेपी का। अब इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में कैलकुलेट करना बड़ा टिपिकल रहता है, डिफिकल्ट रहता है जी। और जब तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाला नागरिक ये नहीं सोच पाएगा, ये जो फ्री वाला सौदा है, झूठ की कमिटमेंट्स हैं और देश के प्रति सोच है, जब हम इन सारी बातों को निश्चित तौर से स्वतंत्र रूप से सोचेंगे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में सरकारों का रेपुटेशन होगा। जब तक यहाँ का समाज, जब तक यहाँ के लोग इन विषयों से बाहर नहीं आएंगे, एम्प्लॉइज को बोल दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, तो एम्प्लॉइज ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर क्या वोट दे रहा है? बीजेपी कांग्रेस उसके दिमाग से निकल जाती है, विचार निकल जाता है, राष्ट्रीयता निकल जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जिसमें व्यक्ति को अपने आत्मचिंतन और आत्म मनन करते हुए जब उसको ये लगे कि ये पार्टी ऐसी है जो इस देश को बचा सकती है, ये पार्टी ऐसी है जो इस प्रदेश को बचा सकती है, इसके लिए आदरणीय सुक्खू जी ने हमारी बड़ी मदद की है इन 3 वर्षों में, और अगले 2 वर्षों में भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का खात्मा होगा, इसके बाद कांग्रेस की रेपुटेशन होनी बड़ी मुश्किल है। सर आपने सरकारी भर्ती में एक सीबीआई जांच मांगी थी, आपने कहा था कि सरकारी भर्ती में काफी घोटाला वगैरह होता रहता है, तो उसके बारे में आपका क्या? सरकारी भर्ती में सीबीआई की जांच का मामला ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ा ये मामला डिफरेंट लग रहा है मुझे जो आप पूछ रहे हैं। हमने बात जरूर रखी है कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने 5 लाख लोगों को 1 वर्ष के अंदर नौकरियां देने का वादा किया था, तो इन्होंने 5 लाख को तो क्या है, ये तो 500 को भी नहीं दे पाए। तो हमने ये बोला था कि फिर क्या हुआ कि जो रिक्रूटमेंट थी, जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कई बार। तो उसके लिए हमने ये बोला था कि ये जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों के बारे में इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, ऐसा विषय था। अभी पुरानी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी सर, आपकी जो हमीरपुर से एमपी अनुराग ठाकुर जी, वो सेंटर में काफी बिजी रहते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी और अपने इधर विधानसभा या अपने एरिया को वो टाइम दे पा रहे हैं, वो काम कर पा रहे हैं, उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या लगता है? जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर पार्लियामेंट्री में आता है, और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ हमीरपुर पार्लियामेंट्री के बाकी क्षेत्र आते हैं, यानी मेरे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी केंद्र के अंदर जिस प्रकार से विषयों को उठाते हैं, अनुराग ठाकुर जी जिस प्रकार से अपने एरिया की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार, हिमाचल प्रदेश में रेल पटरी का विस्तार, स्टेशन का विस्तार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, ये सारी की सारी चीजें उन्हीं के इलाके में है, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। मेहनती हैं, जुझारू हैं, और जितना समय उनको लोकसभा के लिए देना चाहिए वो देते हैं। 24/7 काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो यहाँ समय नहीं दे पाते, वो पूरा समय देते हैं। उनके आगे जो भी हम डिमांड्स रखते हैं, जो भी हम विषय रखते हैं, चाहे वो स्टेट का विषय होता है या केंद्र का विषय होता है,
पूर्ण रूप से वो पूरा टाइम भी देते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उनका लगातार प्रवास भी रहता है। सर आप भरतपुर के एमएलए हैं, आपको लगता है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आपने नो डाउट काफी डेवलपमेंट भी की है, आपको लगता है कुछ काफी बाकी भी है जो आपकी लिस्ट में है, आप करना चाहते हैं, करेंगे? मैंने आपको पहले बताया कि 27 वर्ष के इस मेरे सफर में मैं केवल एक ही बार सरकार में विधायक बना हूं और उसी बार मैं एमएलए से मिनिस्टर बना। इस विधानसभा क्षेत्र को कोई नहीं जानता था। आज जसवा परागपुर के बारे में आप चर्चा करेंगे तो लोग बोलेंगे। मैंने पिछले 5 वर्षों के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मॉडल ITI, HRTC का डिपो, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, मॉडल कैरियर सेंटर, फार्मेसी कॉलेज, एक्शन PWD, एक्शन IPX, इस प्रकार से बहुत से जो काम है यहाँ पे किए जो बिल्कुल नहीं थे। मेरा अपना कोई एक्शन नहीं था और हमने तो अपने समय में BDO के 2 ऑफिस यहाँ कर दिए, SDM के 2 ऑफिस यहाँ खुलवाए। इस सरकार ने उनको बंद कर दिया है। पहले तो मैं यही करूंगा कि जो बंद किए हैं उनको खोला जाए, उनके बारे में जो सारी चिंता की जाए। और उसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश के जो हमारा जो जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिल्कुल साथ में पोंग डैम लगता है। पोंग डैम के अंदर भी बहुत सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। उन एक्टिविटीज को हम बढ़ावा नहीं दे पाए अच्छे तरीके से। अब हम कोशिश करेंगे अगली बार इन सारी चीजों का, टूरिज्म के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और इसमें हमारे आसपास में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, ज्वालाजी माता का मंदिर है, कलेश्वर महादेव है और इसमें ये बिल्कुल ये इसी बेल्ट के अंदर बनते हैं। हमें लगता है कि धार्मिक टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हम जो है कि कुछ प्रोजेक्ट्स लाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे ताकि उनके ऊपर काम हो सके। सर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, जैसे अपने हिमाचल को देवभूमि माना जाता है, देवभूमि माना जाता है, तो आपको उसके रिलेटेड में आपको एक कुल्लू का भी ये चला हुआ है, रोपवे का काम। यस। तो आपको लगता है वहाँ पे पब्लिक डिमांड, पब्लिक का क्वेश्चन ये है कि नहीं हमें ये चीज नहीं चाहिए, यहाँ पे वहाँ की जनता नहीं मांग रही है, फिर भी सरकार उसके बाद उसको फोर्सफुली करेगी। आपको लगता है वो सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये गलत है? निश्चित तौर से जब लोगों के बीच में इस प्रकार का विषय आता है, जब लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है आस्था का प्रश्न बनता है। लोगों को लगता है वहां पर पैदल जाने से ही अच्छा है। लोगों को ऐसा लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा जो कुछ कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। मुझे ऐसा लगता है आम जनमानस और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में समन्वय बढ़ना जरूरी है। उसी के बाद प्रोजेक्ट लाने चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं लेके आना चाहिए। सर आप सर आप जैसे आज अगर आपको किसी यंग वोटर जो जस्ट टर्न 18-19, आपको यंग वोटर को एक संदेश देना हो कि वोट फॉर बीट एनी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे एज एन इंडिविजुअल कि क्या बंदा देख के वोटिंग राइट अपना यूज करे? क्या देख के, चाहे वो पार्टी बेसिस पे हो सर, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो? वैसे तो आज की तारीख में ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसमें हमसे ज्यादा समझदार बच्चा हो गया है। बच्चा हर समय आजकल मोबाइल पे रहता है, गूगल पे रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है, वो ज्यादा समझदार हो गया बच्चा। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आज का जो नौजवान है, उस नौजवान को इस देश में रहते हुए सबसे पहले ये देखना है कि मेरा देश कौन बचा सकता है, मेरे देश के लिए कौन अच्छा है, मेरे देश को आगे बढ़ाने वाला कौन है, मेरे देश के बारे में कौन अच्छा सोचता है। सबसे पहले उस बच्चे को इस बात के ऊपर को समझना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। मेरा देश सबसे पहले, मैं बाद में। मैं अपने देश के लिए, मेरे देश के लिए कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे देश को कौन बचा रहा है, मेरे देश को बर्बाद किसने किया। मुझे ऐसा लगता है आजकल के नौजवान को सबसे पहला अध्ययन इस बात का करना चाहिए और उसी के ऊपर उसको वोट कास्ट करना चाहिए। सर आप नौजवान के बारे में बात चलिए, तो मैं आपको एक बात हूँ, हिमाचल में बेरोजगारी, ड्रग्स, नशा, काफी चीजें ये काफी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या है? ये नशा इतना हिमाचल में क्यों बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है हिमाचल के अंदर? मैं पहली बात आपको बताया कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी स्टेट का आगे बढ़ना, और पॉलिसीज और प्रोग्राम के ऊपर ही सारी की सारी चीजें निर्भर करती है। हमारे साथ की स्टेट पंजाब है और जो ज्यादातर हमारा जो आप विषय बोल रहे हैं, पंजाब के कारण से हमारे बच्चों के ऊपर इन सारी चीजों का प्रभाव हुआ है। सरकार आज की तारीख में इस बात का दावा करती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं,
और सरकार इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर दे रही है कि जो चिट्टा है उसके ऊपर रोक लगे, बाकी चीजों के ऊपर रोक लगे। और सरकार का ये दावा भी है कि हम उसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो मुझे लगता है इसके ऊपर मैं कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहता, अच्छी बात है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान नशे की गिरफ्त में है। तो इसलिए हम सब लोगों को, खास करके जो हमारे परिवार है, जो माँ बाप है, आसपास का एटमॉस्फेयर है, समाज है, वहां पर जो विचार जो वहां पे जाए, जो वहां पे जो एजुकेशन मिले, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इन सारी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करें कि ये जो नशा है ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस समय इन सारी चीजों को एज ए विस्परिंग कैंपेन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा तो इसमें कमी आएगी। सर, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता आपको फॉर एग्जांपल आज की सरकार या आने वाले टाइम पे दूसरी सरकार अगर आती है तो ये हिमाचल के अंदर कुछ भी ये नशा मुक्ति को लेके कुछ प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहिए, या ऑलरेडी चली हुई है वो तो कुछ हो नहीं पा रहा उससे, तो लेकिन इसके ऊपर कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट बनना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जब इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स ही इंक्लूड है इसमें जिस समय कोई भी सरकार बनती है उस सरकार को अपनी प्रायोरिटीज में नशा मुक्त करना हिमाचल प्रदेश को उसकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। निश्चित तौर से इसके ऊपर कंट्रोल होगा। सवाल वही आ गया दोबारा से कि आप अपनी प्रायोरिटीज बनाते समय, आप अपना विजन देते समय किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप ये प्रायोरिटी देते हैं कि मेरा नौजवान सुरक्षित रहे, मेरा नौजवान नशे से दूर रहे, मुझे लगता है जब मेरी सरकार की प्रायोरिटी ये होगी तो निश्चित तौर से इसके ऊपर कंट्रोल होगा। और फिर दूसरी बात ये आ गई कि राजनीतिक लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार का संरक्षण ऐसे लोगों को ना मिले, इस ओर भी हम लोगों को बढ़ना है। अपने कायदे कानून लॉज हम और कितने ज्यादा सख्त कर सकते हैं जिसके कारण से इस जो नशा है इसको जो है वो रोका जा सके। तो आई एम श्योर कि आप ये आने वाले टाइम पे आप फिर 2 साल इलेक्शन के लिए जाएंगे, माइट बी 1.5 ईयर, तो आपने कुछ स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आप लोगों ने बना ली है, आपने कुछ प्लान्स कर लिए हैं कि लाइक हमें ये चेंजेस हिमाचल में ले आने हैं, ये डेवलपमेंट ले आनी है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल में जैसे फैक्ट्री होगी या कुछ फॉर एग्जांपल स्कीम्स तो आ गया नो डाउट, वो भी आपकी शायद बीजेपी सरकार के टाइम पे बिल्कुल बीजेपी के समय। उसके बाद IIT आ गया हिमाचल में, दैट्स ग्रेट। तो आपने कुछ स्ट्रेटेजी कुछ बन चुकी है कि आने वाले टाइम पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट आप हिमाचल में लेके आने वाले हैं? मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है। एक मैंने टूरिज्म आपको बताया, दूसरा मैंने इंडस्ट्री बताया, तीसरे का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि त्रासदी के साथ जुड़े हुए विषय हैं जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण मिल रहा है मुझे लगता है उसके ऊपर हम लोगों को बड़ा ज्यादा सोचना नहीं है। अगर सोचना है तो बड़े ढंग से सोचना है ताकि त्रासदियां ना आए और इस प्रकार के जो है वो प्रॉब्लम ना आए। और जिस समय हम अपना पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन फैक्टर्स को लेके करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिलेगा। हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आज भी हमारी विशेषता है। अगर हम लोग जो हमारे फार्म का या हमारे खेत की जो भी चीज लेके हम जाएंगे जिसमें हमने देसी खाद का प्रयोग किया है, लोग आज उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसका मूल्य ज्यादा देते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे नौजवानों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे बच्चे, अभी मैं सुन रहा था परसों इसमें कि ड्रैगन फ्रूट तक का काम जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसलिए हम किस प्रकार से इन सारी चीजों को अपने हिमाचल प्रदेश में ला सकते हैं। सेब हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है, उसको हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के नौजवान का ध्यान खेती की तरफ किस तरीके से लाया जा सकता है और इसी प्रकार से उसको, ये जो टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, उस टूरिज्म में हर प्रकार का टूरिज्म आता है, तो वो उन टूरिज्म में हम ऐसा पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाएं जिसके कारण से नौजवान जो है वो उस तरफ लगे। इसी तरीके से इंडस्ट्री जिसके ऊपर आज की सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इंडस्ट्री 0 पे चली गई है, हम उसको अपग्रेड करें, इंडस्ट्री को और आगे लेके जाएं ताकि इन सारी चीज, जब आप बोल रहे हैं कि आपको किन चीजों के बारे में सोचना, मुझे लगता है इन चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो निश्चित तौर से इसका फायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। तो सर अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि नो डाउट आपने एक बेसिक से
लेके इतना स्ट्रगल करने के बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया, नो डाउट इट्स क्वाइट पेनफुल। मतलब हर कोई वहां तक नहीं, मेरे को लगता है लाखों में एक आधा एक इंसान, एक बच्चे ऐसा निकलता होगा जो इतना स्ट्रगल करके इतना ऊपर पहुंचता होगा और वो अचीव करता होगा। तो आजकल की यंगस्टर आपके सामने ही है, आप नो डाउट इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी के आप एमएलए हैं, तो आप आजकल की जनरेशन को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक ये नहीं ये करो, आप लोग कैसे अपने आप को ये बदलना चाहिए, कि नशे से दूर रहना चाहिए, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए मेरा तो मैसेज सबसे पहले ये है कि हम घर में सबसे पहले जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग, उनका इज्जत मान करें, उनका ध्यान रखें और उनकी संभाल करें। मेरा सबसे पहला तो जो नौजवान है उनके लिए ये है कि जो मूलभूत संस्कार हमारे बुजुर्गों ने आगे की जनरेशन को दिए हैं, हम उसको लेके चलें। परिवार अच्छा रहे, परिवार स्वस्थ रहे, मेरे माँ बाप अच्छे रहे, मेरे बुजुर्ग अच्छे रहे, उस पीड़ा को समझते हुए सबसे पहला काम नौजवान को ये करना है ताकि समाज जो है बचे, हिमाचल प्रदेश बचे। और मेरे नौजवान को, आज का जो जमाना है कंपटीशन का जमाना है, मेरे नौजवान को ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो किसी भी स्किल में नहीं जा सकता। उसके साथ साथ हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के स्टार्टअप्स के बारे में जो इनिशिएटिव दिए हैं, बच्चे उसकी तरफ बढ़े। हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें और नशे से दूर रहने के साथ साथ समाज के अंदर अगर इस प्रकार की कुरीतियां उनको कहीं नजर आती हैं, उनको दूर करने में सहयोग दें। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो भी हमारी स्कीमें चली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, आदरणीय मोदी जी बार बार बोलते हैं, हम उन सभी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश का नौजवान खुशहाल होगा। थैंक यू। So thanks for watching a True Talk Unfiltered। एंड आज हमारे साथ थे हमारे एमएलए विक्रम ठाकुर जी। इनकी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सर को नो डाउट सर का फेसबुक पेज है विक्रम ठाकुर के नाम से, उनको भी आप फॉलो करें फेसबुक में। थैंक यू सो मच।